हेलो बच्चों, आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के कक्षा 6 के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मौर्य साम्राज्य। आप आजकल के जो प्रचलित सिक्के को ध्यान से देखिए, इसके एक और पीठ से पीठ सटाए हुए 4 सिंह बैठे हैं। ये सिंह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए गए हैं। अशोक जिस वंश का शासक था वह वंश था मौर्य वंश। उस वंश का नाम मौर्य वंश था। जैसे बौद्ध स्रोतों के अनुसार, जो बौद्ध ग्रंथ हैं अनुसार, नंद वंश के शासक धननंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य, जिनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलकिलम, एक खेल होता है राजा और राजकुमार और रानी का राजकीलकिलम खेल नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंदवंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदू कुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। जो मेगस्थनीज था, जो राजदूत बनकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, वो सेल्यूकस ने भेजा। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। केंद्रीय शासन। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस नाम का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस के नाम से इतिहास में लिखा है। मौर्य प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तकों से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। इन 2 पुस्तकों में, इंडिका और अर्थशास्त्र में, चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित थी, जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। जो मंत्रिपरिषद बनाई गई थी वो राजा को सलाह देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे। यहाँ देखिए, मौर्य शासन व्यवस्था जैसे क्षेत्र विभाजन, जिम्मेदार व्यक्ति और कर्तव्य। क्या किसका कर्तव्य था? जैसे साम्राज्य, साम्राज्य जो है 3 स्तरों में बटा था। ये शासन व्यवस्था जो थी, जैसे साम्राज्य, फिर उससे जो है वो प्रांत था, प्रांत से फिर जनपद, जनपद फिर जो है नगर और गांव में विभाजित था। और नगर में 6 परिषदें थी, प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त थे। और यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? जैसे साम्राज्य का जिम्मेदार व्यक्ति, जैसे राजा वंशानुगत होता था, राजा का पुत्र ही राजा होता था। और उसके नीचे जो है मंत्रिपरिषद थी, जो राजा मतलब अपने अनुसार नियुक्त करता था मंत्रिपरिषद। फिर मंत्रिपरिषद से राज्यपाल, राज्यवंश, और राज्यपाल से स्थानीय अंकित, और फिर ग्रामिक, गांव का मुखिया होता था। जैसे राजा का क्या कर्तव्य होता था, आप ये देखिए, राजा का कर्तव्य था आंतरिक एवं बाहरी आक्रमण से बचाव। यानी राज्य के, देश के बाहर और देश के अंदर, ये जो राजा का कर्तव्य था उसकी सुरक्षा करना। और मंत्रिपरिषद क्या करती थी? राजा को सलाह देती थी। राजा को मंत्रिपरिषद, जितने मंत्री होते थे वो राजा को सलाह देते थे कि किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फिर राज्यपाल का क्या कार्य था? राज्यपाल का कार्य था प्रांतीय शासन व्यवस्था देखना, न्याय देना, विकास के काम करना, सिंचाई, सड़क, व्यापार आदि के कार्य। फिर स्थानिक होता था, जो स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय शासन व्यवस्था देखना,
जो स्थानीय शासन थे उसको वह देखता था। फिर वो ग्रामिक होता था, गांव का मुखिया जो आज ग्राम प्रधान या सरपंच होते हैं, गांव की समस्याओं को ग्रामिक द्वारा ग्राम सभा की सहायता से हल किया जाता था। अब ये जो है इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी, प्रांत, जनपद और नगर गांव। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी, वेतन राजकोष से दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था। जो प्रांत की स्थिति थी, ऐसा नहीं था कि वो मंत्रियों के ऊपर निर्भर था, राजा स्वयं भी उसको देखने के लिए जाता था। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। जो गुप्तचर होते थे वो पूरी सूचना राजा को देते थे। बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल, पैदल, हाथी, घोड़े व जल सेना राजा के पास थी। जैसे कोई बाहरी आक्रमण हो गया तो उसके लिए राजा के पास जो है 3 तरह के सैनिक थे, पैदल, हाथी और घोड़े। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जैसे कृषि कर जो कर लिए जाते थे वो कृषि कर थे, सिंचाई कर थे, व्यवसायिक संगठनों पर बिक्री कर आय के मुख्य स्रोत थे। राजा के जो मुख्य स्रोत थे ये कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर। इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था। इन करों का लेखा जोखा रखा जाता था। राज्यों में आने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। जो राज्य के जंगल थे और खान थी, चाहे सोने की हो, कोयले की हो, हीरे की हो, उस पर राजा का स्वामित्व होता था। राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। जो राज्य था वो अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था। लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। एक जैसे मेगास्थनीज जो भारत में आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन करके, उसने कुछ ऐसी बातें लिखी जैसे पहेली टाइप। जैसे मेगास्थनीज अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी। क्या आप बता सकते हैं कि उसने किन के बारे में लिखा होगा? जैसे इसकी जड़ें तनों से उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं, बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है, ऊन पेड़ों से उगती है, पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं। मेगास्थनीज की नज़र में और चीज़ देखिए, उन्होंने भारतवासियों को क्या कहा। जैसे उन्होंने कहा कि लोग सभ्य थे, वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। उस जमाने में मेगास्थनीज ने कहा कि उस समय ताला नहीं लगाते थे, वे अपने कही बातों का पालन करते थे। जो बातें वो कहते थे उस पे वो अडिग रहते थे, वो बात करते थे। वे झूठी गवाही नहीं देते थे, वे कभी भी झूठी गवाही नहीं देते थे। उनके महल सोने चांदी से बने थे, उनके जो महल थे, घर थे, वो सोने चांदी से बने थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्र 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष तथा जगह जगह पर कुएं थे। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग विजय। अब यहाँ जो है एक कलिंग युद्ध जो पूरी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध युद्ध है अशोक के समय का। आप देख रहे हैं कि कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है, यह अशोक कहते हैं। हमें कलिंग पर हर हालत में विजय प्राप्त करनी है। इस युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई। सेनापति युद्ध में कितने लोग मारे गए? लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। युद्ध के भयानक दृश्यों परिणाम को देख सुनकर अशोक बेचैन हो उठा। अरे नहीं, और उसने मन की शांति ढूंढने के लिए कोशिश की।
मेरे मन की शांति खो गई। अशोक ने कहा, यह शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। लोगों ने बताया कि आपको शांति तभी मिलेगी जब आप बुद्ध जी के चरण में जाएंगे। अशोक ने ऐसा फैसला किया जो आमतौर पर कोई राजा नहीं करता। उसने कलिंग को युद्ध में हराने के बाद तय किया कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। अशोक में परिवर्तन आने लगा। उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह एवं मरीजों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। उसने स्तंभ बनवाए। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खंभों के ऊपर सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सिंह बनवाए। उसने शिलाओं और गुफाओं पर अपने संदेश खुदवाए। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये पत्थर की शिला है, इस पे लिखा हुआ है देवा नाम पिय प्रियदर्शी लाजा। और फिर जो है अशोक का जो धर्म था, अशोक का धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर की जगहों का दौरा करता था। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए। इन खंभों पर वहाँ के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए ताकि लोग उसकी बातों पर ध्यान दे सकें। उसने यह संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा यानी प्राकृतिक भाषा में लिखवाए। चट्टानों पर खंभों पर खुदे उनके संदेशों से हम अशोक के समय की कई बातें जान सकते हैं। जैसे एक जगह है, हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरों को यही सिखाया है। ये अशोक ने कहा, मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं यह बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात न सोचें और धर्म फैलाने की बात सोचें। उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राय दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे, जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। उनका काम था कि वे गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताएं। अब यहाँ हम आइए अशोक का संदेश पढ़ें। अशोक ने क्या संदेश लिखा या लिखवाया या खुदवाया। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या हैं? वे हैं दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान आदि। आपको यह भी जानना चाहिए, अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक है। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता है कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, बल्कि विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने और उसकी जन कल्याण की भावना के कारण ही उसे महान कहा गया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगीत भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों, धार्मिक स्मारक एवं बौद्ध विहारों, भिक्षुओं के रहने का स्थान का निर्माण कराया। सांची स्तूप निर्माण की शुरुआत उसी ने कराई। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज्य चिन्ह है। इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार व मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ। अब यहाँ ये देखते हैं कि देखिए, ये बौद्ध संगीत मतलब धर्म का सम्मेलन होता था। जैसे एक प्रथम जो बौद्ध संगीत सभा है वो अजातशत्रु के समय में हुई है, और द्वितीय बौद्ध संगीत सभा जो है वो कालाशोक के समय में हुई है। तृतीय बौद्ध संगीत जो है वो
अशोक के समय में हुई है और चतुर्थ बौद्ध संगीत ये कनिष्क के समय हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अशोक का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्यकालीन भारत, जैसे आप ये देखिए कि शहबाज गढ़ी, इधर आप देखते हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये यहाँ तक जो है ये मैप के द्वारा दिखाया गया है कि अशोक का साम्राज्य कितना बृहद था, उसका विस्तार जो है बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ जो है मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, आइए हम देखते हैं कि पतन कैसे हुआ। वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे, जो दूर दूर के प्रांत थे वो स्वतंत्र होने लगे। देश में विदेशी आक्रमण होने लगे, धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, वो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, उसको मार करके वो गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अब यहाँ जो है एक जो दक्षिण के राज्य थे, संगम साहित्य, मौर्य साम्राज्य के समकालीन, उसके समकालीन राजा थे जो, या राज्य थे या राजवंश था। मौर्य साम्राज्य के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य, चोल, कारोमंडल तट, चेर, केरल एवं पांड्य दक्षिण छोर थे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य में मिलती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। इससे इन राज्यों के जीवन एवं संस्कृति का पता चलता है। यहाँ एक जो है हम चार्ट के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आपकी पुस्तक में है, जैसे कि मौर्य वंश कितने वर्ष तक कौन किया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 से 298 ईसा पूर्व तक वर्ष तक शासन किया, और बिंदुसार उसके बाद उसका जो है उसके वंश का जो है बिंदुसार आता है 298 से 273 ईसा पूर्व तक। फिर इसके बाद अशोक जो है 273 से 236 ईसा पूर्व। फिर बृहद्रथ आता है, वो अंतिम शासक है मौर्य साम्राज्य का, वो अंतिम शासक था। अब यहाँ जो है हम इस पार्ट को समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। गुड बाय।